हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट किए हैं। जो पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन हैं, वो जितने आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखने वाले थे। ठीक है, तो आज उस प्रैक्टिस सेट का सेशन नंबर 2 है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, देख लीजिए। दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके वर्गों का योगफल 41 है। ठीक है, बोला गया है कि दो संख्या है, उन दो संख्याओं का योगफल कितना है? 9 है और उनके वर्गों का योगफल 41 है। ठीक है, अगर आप इनको समझें तो इसमें यह बोला गया है कि दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या आपने x माना, दूसरी संख्या आपने y माना। तो बोला गया है इनका योग जो दिया गया है वो कितना है? 9 है। और इनके वर्गों का योग कितना दिया गया है? 41 दिया गया है। ठीक, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बोलिएगा सर सॉल्व कैसे करें? तो आप शायद ये पता होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है, इस फॉर्मूला से लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट इतना समय आपके पास है नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इन ऑप्शन में से किसी एक को उठाइए। आप इस ऑप्शन में से किसी एक को उठाएंगे। जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन 5 और 4 है, तो आप अगर इसको 5 रखते हैं, इसको 4 रखें, तो 5 प्लस 4 9 तो बन जा रहा है। बट क्या 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 41 बनेगा? तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 5 ये हो जाएगा 41। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन में आपका मैच आ गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि पहली संख्या जो थी वो पहली संख्या क्या थी, मतलब x की वैल्यू क्या थी? 5 और y की वैल्यू कितनी थी? 4। और अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। जैसे कि दूसरा ऑप्शन 1 और 8 है, तो मान लेते हैं आप यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, 1 प्लस 8 बनता 9। क्या इस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या 41 आता? तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 65 आ रहा है, 41 नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होता। समझ में आया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 5:4 होगा। क्या होगा? 5:4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि 6 और y सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। 6 and y is the pair of co-prime number where y is a natural number not exceeding 20। बोला गया है 6 और y सहभाज्य संख्या का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या है। y कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो 20 से अधिक नहीं है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे y है। इस y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 20 से छोटा होना चाहिए। इस y का वैल्यू 20 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, मतलब कि 19 हो सकता है, 18, 17, 16, 15 ये हो सकता है। अब इसमें ये भी कंडीशन डाला है कि वह एक सहभाज्य संख्या, 6 और y क्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर। 5 और 8 क्या है? को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले। अब जैसे 8 और 4, क्या इसको आप बोल सकते हैं सहभाज्य संख्या को? प्राइम नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब इसमें देखिएगा तो इसमें 4 कॉमन है, मतलब कि आप जब काटिएगा तो 4 एका 4, 4 दूना 8 कट जा रहा है। इस वजह से ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब और कंसिडर करें, जैसे 7, 5 सहभाज्य संख्या है, 1, 3 सहभाज्य संख्या है, या फिर 5, 9 सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह आपको ये बताना है कि y के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, तो जब आप वैल्यू रखना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 3 हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा। वैल्यू तो सब चीज़ रख सकते हैं ना, 6 और 2, बट इसमें नहीं ले सकते हैं। 6 और 3 इसको भी नहीं ले सकते हैं। 6 और 4 इसको भी नहीं ले सकते हैं। 6 और 5 ले सकते हैं। उसी तरह करते जाइए, 6 और 7 आएगा, 6 और 11 आएगा, 6 और 13 आएगा, 6 और कौन सा आएगा? 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 आएगा, 18 नहीं होगा, 19 आएगा। इतना आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7।
ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, 1 को टिक नहीं करना है ना। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है। क्या करेंगे इसमें, आपको वो नंबर पता करना है जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है, इन सारे से विभाज्य है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर तो यहाँ पे 36 है, आप इसको तोड़ दीजिए तो 9 और 4 में तोड़ सकते हैं। तो मतलब कि अगर ये नंबर इन चारों ऑप्शन में से अगर वो 36 से डिवाइड होगा, मतलब वो 9 और 4 दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए ना। तो अब देख लीजिए 9 से कौन कौन विभाज्य है। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर 81 ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिविजिबल है, भाग जाएगा इसमें। 81 जो है वो 9 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे बोल पाए, देखिए इनको जब जोड़ते हैं 8 + 1 कितना आया 9, अगर इनका सम 9 या फिर 9 का मल्टीपल इस तरह से आता है तो हम बोलते हैं वो विभाज्य। जैसे 7, 2, 9, जैसे यहाँ पे देखिए 7 + 2 + 9, या फिर 7, 2, 9 बना और ये 9, 9 + 9 18, ये 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल था, ये भी 9 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या हमारा डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही चीज़ लगाएंगे, डिजिबिलिटी रूल हम पढ़ाए हैं, विभाज्यता का नियम हमने बताया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ऑप्शन हम इसको लेते हैं, क्या ये 9 से डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो आप जब जोड़िएगा 6, 3, 9, 3, 12, 12 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में, या फिर ये सही नहीं होगा। अब अगर इसकी बात करें 5, 2, 7, 2, 9, ये 2 9 से तो जा रहा है, 8 और 1, 9, 6, 15, ये नहीं जाएगा। यहाँ पे 5 और 4, ये 9, ये भी जा रहा है। अभी आपके पास 2 ऑप्शन मिला, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन सी है, ठीक। अब 4 से भी चेक करना होगा भाई, तो 4 से जब आप चेक कीजिएगा तो 4 के लिए क्या होता है रूल, लास्ट 2 डिजिट को देखना होता है। तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 52 है, 52 क्या 4 से डिविजिबल है, एकदम है। क्या इसमें 0, 4 क्या 4 से डिविजिबल है, एकदम है। तो अब जब 4 ये खत्म हो गया तो और भी कुछ नंबर से देखना पड़ेगा, तो कौन सा नंबर देखें, जब ये 9 और 4 दोनों, ये भी है और ये भी है, दोनों जो संख्या है वो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो और कुछ नंबर देखना होगा, इसको भी तोड़िए, ये 7 और 4 का टूटेगा, तो ये 7 का डिविजिबिलिटी आपको चेक करना होगा। तो 7 से देख लीजिए कौन डिवाइड हो रहा है, तो 7 × 21, 7 × 6 42, 7 × 7 49, 7 दूना चाहिए, ये भी 7 से जा रहा है भाई, जा रहा है ना। अब कैसे चेक करेंगे, 4 × 12, 8 से एक बार चेक कर लीजिए कौन जा रहा है, तो होगा 8 दूनी 16, 8 × 24, ये नहीं जा रहा है 8 से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 8, 8 × 8 64, 8 × 6 48, बचा कितना 2, 24, तो ये जा रहा है 8 से, ये नहीं जा रहा है 8 से, समझे, ये 8 से नहीं जा रहा था। हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, मतलब 504 ऐसी संख्या बनेगी जो इससे भी और इससे भी डिविजिबल हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि 4 का पावर 2n + 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 3n + 9। हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 बनाने का कोशिश करेंगे, तो 2 बनाएंगे तो 2 का पावर 2 होगा, जब 2 बनाइएगा तो 2 का पावर 2, और वो पहले से ही यहाँ पे है 2n + 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 3n + 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 4n + 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3n + 9। तो यहाँ पे जब बेस बराबर होता है तो ये इसके भी बराबर होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4n + 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3n + 9 के। तो यहाँ पे 4n - 3n इज इक्वल टू 9 - 2, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 7। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे पूछा था n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना होगा, 7, n का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 55 टू द पावर 100 प्लस 55 टू द पावर 101 प्लस 55 टू द पावर 102। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन एक दो और बन जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बोला गया है, क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि x जो है वो कितना है, x का वैल्यू जो है वो 55 का पावर 100 प्लस 55 का पावर 101 प्लस 55 का पावर 102 है। ये किससे विभाज्य है? एक्चुअल में वही पूछा गया है, ठीक है। अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है पूछा गया है ना। किन से ये विभाज्य नहीं होगा? 71 से नहीं होगा, 79 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें क्या करें, करना क्या है कि इसमें आप 55 टू द पावर 100 को आप कॉमन कर लीजिए। तो जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से 55 टू द पावर 100 को आपने क्या किया, कॉमन कर लिया, ठीक। तो कॉमन करने के बाद आपके पास जो बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 55 का पावर 1, यहाँ पे बचेगा 55 का पावर 2 बचेगा। यहाँ से हो गया 55 इंटू 55 का पावर 100 ये हो जाएगा 1 प्लस 55 प्लस 55 का स्क्वायर 50 25 होता है, 50 25 होता है, 50 25 दुना 50, 50 और 2 52, कैरी 5, 50 25 25 25 5 30 30 25 आ रहा है ना। इनको जब जोड़ेंगे 55 का पावर 100 ये हो जाएगा 30 50 50 और 25 75, 50 2 70 80 और 81 381 ना, 3081 ये बन रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 3081 है, ये इसके साथ मल्टीपल में है, मतलब कि ये जो संख्या होगा वो 3081 का डिविजिबल होगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 गुना 2 है, 4 गुना 2 है, आया कितना 8, या फिर 4 गुना 3 है, आया कितना 12। ये जो संख्या है ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पता है कि जब आप 12 को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्यों डिविजिबल हुआ? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, समझे। तो 3081 का मल्टीपल ये नंबर है, तो मतलब जो संख्या आएगा वो 3081 का डिविजिबल होगा और या तो 55 इंटू 100 का भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है ऑप्शन में से कि कौन कौन सा वैसा नंबर है जो इस संख्या से डिविजिबल है। तो पूछा गया है संख्या x का गुणनखंड नहीं है पूछा गया है, मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो ये संख्या इसमें डिवाइड करने पर पूरी तरह से नहीं कटेगा, समझे। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 को लेते हैं, ठीक है। अगर आप 11 का डिजिबिलिटी रूल पता होगा, या फिर छोड़िए डिजिबिलिटी रूल छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, 55 का पावर आप 99 कर दीजिए और यहाँ पे 55 लिख दीजिए इंटू 3081 लिख सकते हैं। अब ये जो 55 है क्या 11 का डिविजिबल नहीं है? तो ये कट जाएगा भाई, ये नहीं हो सकता ऑप्शन में, गुणनखंड नहीं है पूछा गया है, तो 11 से तो कट रहा है ये, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। अब 3 से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 8 2 10 11 और एक 12, 12 से तो ये 12 और ये 3 से डिवाइड कीजिएगा तो मतलब ये जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो जब ये 3 से डिविजिबल हो गया, जब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो ये भी पूरा नंबर क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब बचा 71 और 79, तो 71 और 79, तो उन दोनों में से चेक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा क्या ये नंबर 79 से डिविजिबल है, देखना होगा। एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 3081 है, इसको 79 से डिवाइड करते हैं तो 37 49 नहीं 7 का 28, 3 बार में जाएगा शायद, 9 त्रिका
27, हाथ में 2, 7 या 21, 22, 23 बन गया 1, यहाँ पे बना 6, किससे 79 से जा रहा है कि नहीं, एक बार देखिए। अच्छा यहाँ 71 होगा ना, 9 बार में कट जाएगा पूरा, तो ये कट जा रहा है 79 से भी कट जा रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो होगा कौन, तो इसका आंसर मात्र एक 71 होगा। ठीक है, 71 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 71, ऑप्शन ए 71 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। बोला गया है यहाँ पे, देखिए क्या बोला गया है, एक कंपनी अपने अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदारों के बीच में 1:3:5 के अनुपात में विपरीत करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 80,000 है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि 3 कैंडिडेट है, मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है, इनमें जो प्रॉफिट का जो रेशियो डिवाइड किया गया है वो 1:3:5 के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे कम प्रॉफिट इसको, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसको। बोला गया है कि यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 80,000 है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का अंतर, इस 4 का वैल्यू कितना 80,000, तो 1 का वैल्यू कितना बटे 4, तो बोलेंगे आ जाएगा, काटिएगा तो 20,000, तो 1 का वैल्यू जब 20,000 आ गया तो पूछा गया है तो कंपनी का कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना होगा, 5 और 3 8 और 1 9, 5 + 3 + 1 कितना हो जाएगा कुल लाभ, यही तो टोटल प्रॉफिट है, 5 3 8 और 1 9, 1 का वैल्यू इतना तो 9 का वैल्यू कितना, तो 9 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 18,000 रुपये। हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20,000 था ना, तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपये। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 20,000 तो पहले ही था ना जी, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 का जाएगा, आएगा कितना 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आपका सही आंसर है, तो ये ऑप्शन बी आपके लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 का है, दो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 7:5 का है। तो दो संख्या दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो रेशियो है वो 7:5 के अनुपात में, आप चाहे तो x ले लीजिए, चाहे बिना x लिए भी बना सकते हैं। यदि उनका योगफल, x नहीं लेते ना, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, x लेके क्या कीजिएगा, उनका योगफल पहले 7:5 का है, उनका योगफल जो दिया गया वो 360 दिया गया, मतलब इनका योगफल मतलब पहला संख्या प्लस दूसरे संख्या का जो योग है वो 360 है, इसके हिसाब से कितना है 7 + 5 12 का योग है 360, 12 का वैल्यू 360, तो 1 का वैल्यू कितना 360 बटे में 12, काटिएगा 12 12 36 30, 1 का वैल्यू कितना आया 30, 1 का वैल्यू कितना आया 30, जब 1 का वैल्यू 30 आ गया, पूछा गया है तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो उनके बीच का अंतर कितने का है 7 और 5 का अंतर निकालेंगे कितना होगा 2, यही तो है अंतर, तो 1 का वैल्यू कितना 30, तो 2 का वैल्यू कितना 60, तो इसका अंतर कितना होगा 60, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत ना। बोला गया है कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, ए का वैल्यू 2 है, 4a + 7। अच्छा, ये प्रपोर्शन वाला हम आपको बताए होंगे अगर आप मेरा क्लास लिए होंगे, या फिर देखिए चतुर्थ अनुपात निकालना है, इस चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आपको कितनी संख्या दी गई है
यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे एक संख्या और यहाँ पे एक संख्या, 3 संख्या दी गई है। तो जब 3 संख्या दी जाती है तो उस केस में चतुर्थ अनुपात पूछा गया है। मान लेते हैं कि हम बता देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक A है, B है और ये C है, 3 संख्या। अगर हमको प्रथम अनुपात निकालना है तो लिखना कैसे होता है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये प्रपोर्शन C। एक मिनट, आपको अगर फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, प्रथम अनुपात, क्या निकालना है, प्रथम अनुपात, प्रथम अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले वाले को x लेना होगा, उसके बाद रेशियो लिखेंगे A, उसके बाद प्रपोर्शन लिखेंगे B, उसके बाद C लिखेंगे, इस तरह से। तो जिसको निकालना होता है उसको हमको x लेना होता है। कल को अगर पूछता कि सेकेंड प्रपोर्शन द्वितीय अनुपात निकालिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, यहाँ पे A मिलता, उसके बाद यहाँ पे x लेते हैं, फिर प्रपोर्शन लगाते हैं, फिर B मिलता और फिर C। तो ये सेकेंड प्रपोर्शन हो गया। फर्स्ट प्रपोर्शन ये होता है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। जिसके बारे में पूछे, फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए पूछता तो यहाँ पे x लेते हैं, सेकेंड के बारे में पूछता तो यहाँ पे x लेते हैं, थर्ड के बारे में पूछता तो यहाँ पे x लेते हैं। तो ये किसका था, सेकेंड प्रपोर्शन। थर्ड के बारे में अगर पूछता तो, थर्ड के बारे में पूछता तो A लेते हैं, फिर B लेते हैं, तो थर्ड तो हमारा यहाँ था, तो यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे A B C लेते हैं। फोर्थ के बारे में पूछता, फोर्थ के बारे में पूछता, फोर्थ यहाँ बताते हैं, फोर्थ के बारे में पूछता तो A लेते हैं, रेशियो B, प्रपोर्शन C, और यहाँ पे ये x होता, ये वाला x, समझे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन, ये हमारा सेकेंड प्रपोर्शन, ये हमारा थर्ड प्रपोर्शन और ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। बस सिंपल है। अगले क्लास में 2 संख्या वाली बता देंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इसको हटाते हैं ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको क्या पूछा है कि यदि a का वैल्यू 2, तो जब a का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये संख्या के बारे में हम पता करते हैं। तो 4 × 2 + 7, 4 दूना 8, 7, 15, तो पहली संख्या मिल गई 15। अगर यहाँ पे a का वैल्यू 2 रखते हैं तो 11 × 2 + 3, 11 दूना 22, 22 और 3 25, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या। तीसरी संख्या 6 × a, 6 × 2 तो हो जाएगा 12। ठीक है। अब आपको पूछा है फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन जब पूछा गया है तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछने का मतलब हुआ कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको लेना होगा 15, उसके बाद 25, उसके बाद प्रपोर्शन, उसके बाद 12 और यहाँ पे x लेना होगा। यही ना फोर्थ प्रपोर्शन, x लेना होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 15/25 इज इक्वल टू प्रपोर्शन के लिए इक्वल 12/x। x को यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले जाइए, 12 × 25 और नीचे आ जाएगा ये 15, काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 50, 25। तो x का जो वैल्यू होगा वो 20 आया। और यही क्या है, चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 20 बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 डबल नंबर के लिए दिया गया है। देखिए, जब 2 नंबर दिया जाए, जब 2 नंबर, मान लेते हैं कि A और B दिया गया हो, ठीक है। जब 2 नंबर दिया जाए तो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो फर्स्ट के लिए हम x लिखेंगे, इसके बाद वाला जो वैल्यू है ये A लिखेंगे, इसके बाद ये अगर जब 2 नंबर दी गई उस केस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे भी A होगा। मतलब कि ये अगल बगल वाली जो चीज़ है ये क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B। ये कहलाता है फर्स्ट, ये कहलाता है मीन या फिर मध्य अनुपात, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका तृतीय अनुपात, ठीक है, ये तृतीय कहलाएगा और ये कहलाएगा मध्य अनुपात, ठीक है। इस तरह का बनेगा। तो हम फर्स्ट प्रपोर्शन निकाले थे, फर्स्ट हो गया। सेकेंड के लिए बात करते हैं या फिर मध्य के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता, A लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर यहाँ पे भी x लिखना पड़ जाता और फिर यहाँ पे B लिखते हैं। इस तरीके से फिर ये सेकेंड प्रपोर्शन निकल जाता या फिर मध्य अनुपात निकल जाता,
मीट प्रोपोर्शन निकल जाता। ठीक है, पूछा गया है 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पूछा गया है 10 और 50 का तृतीय अनुपात, तो नंबर 2 दिया गया है भाई, तो नंबर 2 दिया गया है कितना कितना 10 और 50 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो इधर से बढ़ेंगे यहाँ पे 10, उसके बाद नंबर लिखेंगे 50, प्रपोर्शन के बाद फिर से 50, और इसके बाद निकालना होगा तृतीय अनुपात ना, मतलब ये हो गया x। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे 10/50 इज इक्वल टू 50/x। x को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 50 × 50/10। काट पीट करेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 50/25 कितना होगा 250। ऑप्शन सी। इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 12,500 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कुल देय मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर। ये क्या है? 12,500 की राशि, मतलब प्रिंसिपल कितना दिया गया है? ये क्या है? ये प्रिंसिपल हो गया ना 12,500। तो प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है 12,500। अरे ये क्या है? 10% रेट है। रेट है आपके पास 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। टाइम है आपके पास 2 वर्ष। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो लास्ट क्लास में या फिर हम चीज़ें बताए थे, क्या बताए थे भाई? कि अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट का जब आप रेशियो लिखिएगा तो आप आसानी से लिख पाइएगा। कैसे? इस रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 आएगा, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, काटेंगे 1/10। इसको आपको प्रिंसिपल मानना है, इसको आपको इंटरेस्ट मानना है। तो जब प्रिंसिपल 10 था पहले साल, 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 11 रुपये पहले साल। दूसरे साल की भी वही कहानी बनेगा। तो दूसरे साल भी अगर मेरा 10 प्रिंसिपल होगा, 1 इंटरेस्ट बनेगा तो 11 रुपये। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 121। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, और इनका डिफरेंस बना 21 रुपये। वो क्या हो गया? CI। क्या हो गया? CI। बोला गया है कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये नहीं है, प्रिंसिपल 100 नहीं है तो है कितना? 12,500 रुपये है। तो इस 100 का वैल्यू कितना? 12,500 कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 125 से। तो पूछा गया है अमाउंट, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 125 से। तो 5 का 5 यूनिट डिजिट 5 वाला है, सब में 5 है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 × 125 बताए होंगे हम। ट्रिपल डिजिट को मल्टीप्लाई करने का तरीका, 5 का 5, 5 का 5 हो गया, 5 दूना 10 और 2 का 2, 12, 12 का 2 हो गया, हाथ में 1, हाथ में 1 हो गया। अब यहाँ 5 का 5, 1 का 1, तो हो गया 5 का 5 और 1 6 और 2 दूना 4, 10, 10 और 1 11। ठीक, 11 हो गया। तो अब देख लीजिए लास्ट में 125 किसके पास है? तो 125 सिर्फ और सिर्फ इसके पास है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन सी। और यहाँ पे करिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो 15,125 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
ठीक है, समझ में आया होगा इतना मेरे ख्याल से। इसका आंसर बनेगा 15,125 रुपया। क्या बनेगा अमाउंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15,125 रुपया। कल सिखाए हैं हम, शॉर्ट ट्रिक में हम डाले हुए हैं कि ट्रिपल डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप जाके देख सकते हैं आसानी से चीज़ें। अगला बढ़ते हैं। अजीम ने एक निश्चित राशि 12.5% साधारण ब्याज पर उधार ली। 36 महीने के बाद वह राशि 19,800 हो गई। उधार ली गई राशि क्या है? तो जरा देखिएगा, जरा बताने का कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो अजीम ने एक निश्चित राशि 12.5% साधारण ब्याज के उधार पर, साधारण ब्याज की कहानी है ना जी, मतलब कि कितना पैसा उधार लिया है। अच्छा, उधार ही तो निकालना है कि उधार ली गई राशि क्या है, ठीक है, वही निकालना है। ये क्या है, ये हमारा रेट है, कितना है 12.5%। समय कितना है 36 महीना। 36 महीना मतलब 3 साल। 36 महीना कितना होता है, 3 साल ही है ना। 36 महीना अगर आपसे कोई पूछे कि 36 महीना कितना, 12 महीना 1 साल, 24 महीना 2 साल, तो 36 महीना 3 साल, ठीक है ना। तो 36 महीना आपका कितना होगा, 3 साल। तो 19,000 जो 800 है ये क्या है, 19,800 ये क्या है, तो ये है 19,800 हो गई की बात कर किया गया ना, हो गई। जैसे नहीं बोलते हैं कि अगर हम 100 रुपया इन्वेस्ट किए और 10 रुपया किसी से ब्याज लिए तो मेरा पैसा कितना बन गया। तो 100 रुपया हम इन्वेस्ट किए थे और अपने दोस्त पे इन्वेस्ट किए थे, मान लेते हैं अपने दोस्त की ही बात करते हैं, अपने दोस्त पे हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया या फिर उसको मैंने उधारी दिया 100 रुपया का, और 10 रुपया वो मेरे को ब्याज दिया उधारी के बदले। तो हम उससे कितना लिए, 110 रुपया। तो मेरा पैसा जो था 100 रुपये वो कितना बन गया, 110 रुपये बन गया। कितना बन गया, 110 रुपये। तो 110 रुपये बन गया, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो अमाउंट हुआ। और उस अमाउंट पे क्या क्या है, तो प्रिंसिपल है, ब्याज है, उन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या मिला, अमाउंट मिला। तो यहाँ पे अमाउंट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 19,800 रुपये। और आप कभी सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज आप कभी अब जिंदगी में या अपने जीवन काल में अगर आप पढ़े होंगे तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट पे क्या क्या होता है, प्रिंसिपल और एसआई होता है। अगर सीआई की बात होता तो प्रिंसिपल और सीआई होता। तो हमको पता है कि अमाउंट हमारे पास 19,800 का है, प्रिंसिपल निकालना है, एसआई कितने का है, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल निकालना है भाई P, रेट हमको पता है, रेट है 12.5, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो लगा देंगे। टाइम है यहाँ पे 3 साल, बटे में एक पॉइंट हटाएं तो एक जीरो और बैठाएंगे, ठीक है, इतना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 19,800 रुपये। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो काटेंगे इसको, 25 से काटेंगे, 25 पचे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 अठी 40, 8 आएगा ना, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये हो गया 8। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो 19,800 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये 8p बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे p रहेगा सिर्फ ना, p एलसीएम आएगा 8। इस 8 को यहाँ ले आइए, यहाँ पे कर दे रहे हैं कोने में ना, फर्दर सॉल्व यहाँ कर दे रहे हैं 19,800। ये 8 को यहाँ ले आएंगे और ये बन जाएगा 9p, 9p में से p उधर रखेंगे और 9 नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू p। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 से काटेंगे, 9 एका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0, 2200 इंटू 8 आपका प्रिंसिपल आया। तो काटिएगा 0 0, 8 दूनी 16, 17, 1 7 6 0 0। तो ये हमारा आंसर है, बट आंसर तो दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये गड़बड़ हुआ है ना, ये जो है 3P हम लोग कंसिडर ही नहीं किए, तो ये 3P हो जाएगा। ठीक है, ये P हम इसमें ये 3 को नहीं कंसिडर, 3P हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11P हो जाएगा। अच्छा ये गलती हुआ था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 11 से डिवाइड करना है। फिर से करते हैं इसको, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये हो जाएगा 19800, 8 2 10 और 1 11, 11 से डिवाइड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही प्रिंसिपल होगा। 11 1 11 8 88 0 18 इंटू 8, यही होगा प्रिंसिपल। 0 0 88 64 का 4, हाथ में 6 14, इतना हमारा प्रिंसिपल आया। तो 14,400 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा? आप अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए। बोला गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। क्रय मूल्य मतलब सीपी की बात की गई है, सीपी कितना है? 1200 रुपये। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले 10% की छूट की बात की गई है। 10% की छूट मतलब होता है 1/10। अगर ये एमपी होगा तो 1 का डिस्काउंट होगा, तो एमपी अगर 10 का, डिस्काउंट 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना? 9 का। अब बोला गया है कि 15% लाभ प्राप्त किया है, तो 15% प्रॉफिट हुआ, तो 15% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 3/20, मतलब कि 20 अगर सीपी रहा होगा तो 3 हमारा प्रॉफिट रहा होगा। तो सीपी अगर हम 20 लेते हैं तो प्रॉफिट 3 का, तो सेलिंग प्राइस कितना? 23 का। समझे? इतना तो समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है कि इनको आपस में बराबर करना है, तो इनको बराबर करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके, इसको 23 से मल्टीप्लाई करके। दिख रहा है क्या? ज़्यादा लाइट कर रहा है ना। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 23 से किए तो यहाँ पे भी 23 से, यहाँ 9 से किए तो यहाँ पे भी 9 से। तो ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा? एमपी 230 रुपये। ये कितना बन जाएगा? 9 3 27 का 7, हाथ में 2, 9 3 27 का 7, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 19 20, ये बन जाएगा 180। तो सीपी हमारा 180, सेलिंग प्राइस 207, एमपी 230 का। ठीक है, अब ये बोला गया है कि हमारा जो सीपी है वो कितना है? सीपी है 1200 रुपये। पूछा गया है कि अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य निकालिए। तो सीपी हमारा 180 है, बट यहाँ पे 1200 रुपये, तो बोलेंगे 180 का जो वैल्यू है वो 1200 रुपये है। तो एक का वैल्यू कितना? 1200/180। पूछा है आपको क्या? अंकित मूल्य निकालना। तो अंकित मूल्य कितना है? 230। तो इसको क्या करेंगे? 230 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटिएगा तो 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, इतना आ रहा है। ठीक है, अब कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 दूना 46, 0 0/3। तो सॉल्व करेंगे, 3 1 3 बचा, 3 5 15 बचा 1, 3 3 9, 3 3 9, 15 3 3 कहीं पे है ऑप्शन में? हाँ, ये ऑप्शन है आपका 15 3 3। ये क्या कहलाएगा? मार्क प्राइस। समझे? 15 3 3, 1533 रुपये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। 14 क्वेश्चन ही था टोटल। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये पर केजी के दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपये पर केजी पर खरीदा था, और वह बेचते समय 1 केजी के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार को वास्तविक प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप
आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन से बात करते हैं या फिर डील करते हैं तो आपको रेशियो मेथड जो होता है ना सबसे आसान मेथड है इसके लिए। रेशियो मेथड जो है इसके लिए सबसे आसान मेथड है, ठीक है। तो करना क्या है वो देखिए, सबसे पहले आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना होता है। किसका? सीपी और एसपी का रेशियो। 20 रुपए पर केजी के दर से बेचता है, उसने उसे खरीदा कितने में थे? 18 रुपए पर केजी। तो बोलेंगे खरीदे थे 18 रुपए में, बेचे कितने में? 20 रुपए में। मेन फंडा जो है यहाँ पे आप फंस पाइए, यहाँ पे आप फंसते हैं। वह बेचते समय 1 केजी के स्थान पर केवल 900 ग्राम देता है। आप ऐसे समझिए कि हम 1 केजी के जगह पे हम कितना दे रहे हैं? 900 ग्राम दे रहे हैं। मतलब हम 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम दे रहे हैं। मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 900 पे लगा है। 1 केजी को तो मैंने मुफ्त में कमा लिया ना। हम उसको 1 केजी के बोल पे दिए हैं कि हम आपको 1 केजी दे रहे हैं, बट हम दे कितना रहे हैं? 900 दे रहे हैं। उसने हमसे मांगा 1 केजी के लिए, उसने हमसे कितना मांगा? 1 केजी, बट हम गलत प्रयोग, गलत बट्टे या फिर गलत वजन का प्रयोग किए, जिसके वजह से 1 केजी के जगह हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कितना दिया? 900 ग्राम दिया। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था या फिर मेरा जो कॉस्ट लगा वो कितने पे लगा था? 900 कॉस्ट, 900 पे ना। हमने जो दिया उसी पे ना कॉस्ट लगेगा। 100 तो मेरे पास अभी भी है 100 ग्राम। तो जो मेरा कॉस्टिंग था वो कॉस्टिंग कितना लगेगा? 900। प्रॉफिट या फिर सेल कितना किए? 1000 ग्राम। 1 केजी दिए ना, तो सेलिंग हो गया 1 केजी 1000। खरीदे कितना? 900। बस सॉल्व कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले आप यही काट लीजिए, ये 2 कट जाएगा और कटेगा, तो इसको आप काटिएगा 2, इससे इधर इधर काटना है ना। तो 2 9 18 और ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा 81, ये बन जाएगा 100। खरीदे थे 81 में, बेचे 100 में। प्रॉफिट कितना दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है कितना? 19 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिखा? 19 का प्रॉफिट दिखा ना, 19 का प्रॉफिट। तो जब 19 का प्रॉफिट हुआ तो 19 का प्रॉफिट कितने पे? क्रय मूल्य पे ना। तो 19 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पे मतलब 81 पे, तो 100 पे कितना प्रॉफिट परसेंट ही तो निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1900/81। सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइएगा, तो इसका आंसर आएगा 23.45। जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये अप्रॉक्स वैल्यू 23.45% के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 23.45। सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता है कि हम गलत भी हों, बट इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो उतना के पास ही आना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगले क्लास में या फिर अगले सीरीज में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।